नमस्कार। बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए 37 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये 38th वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लिरिक पर और ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिरिक पर, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लिरिक, यानी लिरिक का ओरिजिन क्या है, कहाँ से लिरिक वर्ड आया है। लायर, गिटार, वीणा, नन ऑफ दीज। तो डिटेल्ड वीडियो आप देख ही चुके होंगे पहले ही और मैं लिरिक के बारे में वहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको पता ही होगा कि जो ओरिजिन ऑफ लिरिक है वो लायर से हुआ है, लायर वर्ड से हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लायर, कि लायर है क्या, जिस वर्ड से लिरिक शब्द निकला है वो लायर है क्या। ऑप्शंस हैं अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियंट ग्रीस, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियंट रोम, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियंट फ्रांस, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको याद ही होगा अच्छे से कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था प्राचीन यूनान का, तो एंशियंट ग्रीस का है, तो हमारा जवाब होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर से आप क्या समझते हैं। आयम की बात मैं कई बार आपके साथ कर चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आयम्बिक पेंटामीटर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, आयम्बिक मीटर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इंग्लिश पोइट्री में। और ऑप्शंस देखिए, शायद आप पहचान ही लेंगे। ट्रू सिलेबल्स विद द शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय द लॉन्ग और स्ट्रेस्ड सिलेबल, या फिर ट्रू सिलेबल्स विद द लॉन्ग और स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय द शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, या फिर ट्रू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो जवाब है वो ए होगा। एयाम में जो आयम्बिक मीटर होता है उसमें 2 सिलेबल होते हैं। पहला सिलेबल शॉर्ट या अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल उसमें लॉन्ग या स्ट्रेस्ड होता है। स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप जानते ही होंगे कि वो क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लव लिरिक। तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण है लव लिरिक का। ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर पोप्स एसे ऑन मैन, ये सब आपके सिलेबस में हैं और इन सभी पर 2-2 वीडियो अपलोडेड हैं, आपने पढ़ चुके होंगे, वीडियो भी देख रखे होंगे। तो पहला है अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन, दूसरा है टॉमस ग्रे का एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस और जॉन डन का प्रेजेंट इन एब्सेंस। तो ये चारों पोइम्स आपने पढ़ी हुई हैं और चारों को पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से लव लिरिक कौन सी है, यानी कौन सी पोइम इनमें से ऐसी है जिसमें प्यार की बात की गई है। एसे ऑन मैन में आप जानते हैं अलेक्जेंडर पोप ने क्या क्या कहा है कि भाई ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, ईश्वर के बारे में जानने की मत कोशिश करो, क्योंकि इंसान का काम सिर्फ इंसान को जानना है। और इंसान के बारे में कई फिलोसफिकल बातें उसमें कही गई हैं ईश्वर के बारे में और इंसान के बारे में, तो ये लव लिरिक तो है नहीं। टॉमस ग्रे की एलेजी आपको मालूम ही है, ये एक एलेजी है जहाँ पर के पुअर फार्मर्स के ऊपर लिखी हुई ये एलेजी है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है, उनको ट्रिब्यूट दी गई है। वर्ड्सवर्थ का वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसमें वर्ड्सवर्थ लेमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है कि भाई हम बहुत ज़्यादा भौतिकता में खो गए हैं और हम नेचर की खूबसूरती को नहीं देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब होगा प्रेजेंट इन एब्सेंस, जो कि जॉन डन की कविता है, वो लव लिरिक है। तो हमारा जवाब हुआ डी। इस तरीके से जब मैं चारों ऑप्शंस को डिस्कस करती हूँ और चारों ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ तो कुछ बच्चों को एतराज़ होता है और मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि मैम सीधे आंसर पर आइए और ऐसे मतलब उनको एक्सप्लेन मत कीजिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या वो है। तो बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं जो ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ चारों ऑप्शंस, जब मुझे लगता है कि उनको एक्सप्लेन करना आपके लिए ज़रूरी है, इनमें से किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया कि प्रेजेंट इन एब्सेंस, या फिर ये पूछा लव लिरिक कौन सी है, आपसे कोई भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कविता ऐसी है जिसमें कि जो भौतिकता है उस पर विलाप किया गया है, या फिर इनमें से कौन सी कविता ऐसी है जिसमें कि गरीब किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो ऐसा जब सवाल आता है तब आप फिर चक्कर खाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और अगर जिनको पसंद ना आए तो भाई आपके पास ऑप्शंस खुले हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचर लिरिक। इनमें से कौन सा एक उदाहरण है नेचर लिरिक का। देखिए अब दूसरा सवाल पलट के आ गया ना उसी तरीके से। तो यानी प्रकृति से संबंधित लिरिक इनमें से कौन सी है। अलेक्जेंडर पोप्स एसे ऑन मैन, टॉमस ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, शेली का
टू अ स्काईलार्क या फिर जॉन डन का प्रेजेंट इन एब्सेंस। अब मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो आप जान ही गए होंगे कि इसका जवाब अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन नहीं हो सकता, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नहीं हो सकता, प्रेजेंट इन एब्सेंस नहीं हो सकता। तो इसका जवाब क्या होगा? टू अ स्काईलार्क। तो हमारा जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 11th सेंचुरी हु वर द ट्रूबेडर्स। तो 11वीं शताब्दी में ये ट्रूबेडर्स कौन थे? तो ये स्पेलिंग थोड़ी इस बुक में गलत है, ये स्पेलिंग है TROUBADOUR। ये कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं, ट्रैवलिंग कंपोजर्स ऑफ सॉन्ग्स, ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स ऑफ सॉन्ग्स, ट्रैवलिंग कंपोजर्स एंड परफॉर्मर्स ऑफ सॉन्ग्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो लोग थे ट्रूबेडर्स, ये ट्रैवलिंग कंपोजर्स एंड परफॉर्मर्स ऑफ सॉन्ग्स थे, यानी ये गीत लिखते भी थे और उनको परफॉर्म भी करते थे। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है लिरिक इज ब्लैंक ब्लैंक स्पेस और एक्सप्रेशन, यानी लिरिक कैसा एक्सप्रेशन है? इंटेलेक्चुअल, क्लासिकल, इमोशनल या फिर डायडेक्टिक। तो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक होता है, क्लासिकल शास्त्रीय होता है, डायडेक्टिक जिसमें कि कोई मॉरल एडवाइस दी जाती है, और इमोशनल होता है भावनात्मक। तो लिरिक क्या है? वो इमोशनल एक्सप्रेशन है, यानी भावनात्मक अभिव्यक्ति है। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी इज रिटन इन खाली जगह फॉर्म। तो वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ड्रामेटिक लिरिक है या फिर लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या फिर नन ऑफ दीज। तो टिंटन एबी जब आप पढ़ते हैं उसमें एक स्पीकर है, वो खुद ही बोल रहा है, स्पीकर क्या खुद वर्ड्सवर्थ ही बोल रहा है। तो ये एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो हमारा जवाब नहीं, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं बेटा, ड्रामेटिक मोनोलॉग की श्रेणी में हम इसको इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ड्रामा वाले एलिमेंट्स नहीं हैं, है ना। जैसे कि स्टोरी होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, एक कहानी होती है, तो हम इसको उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, हम इसको लिरिक की ही कैटेगरी में रखेंगे, टिंटन एबी को भी। तो हमारा जवाब यहाँ पर बी होगा, यानी कि लिरिक है टिंटन एबी। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। पहला है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विषय वस्तु क्या है? थीम ऑफ नेशनलिज्म, थीम ऑफ लव, थीम ऑफ वॉर, थीम ऑफ नेचर्स ब्यूटी। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलर थीम है थीम ऑफ लव, प्यार की ही थीम होती है। जैसे कि सोनेट की भी, सोनेट वैसे तो हर विषय पर लिखी गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर थीम है सोनेट्स की वो लव है। वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की भी थीम लव है। तो हमारा जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीकर्स टेक पार्ट इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में कितने वक्ता होते हैं, कितने लोग बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? 2 स्पीकर्स, 3 स्पीकर्स, 1 स्पीकर, या एनी नंबर ऑफ स्पीकर्स। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है, या फिर कितना भी संख्या हो सकती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसा कि आप जानते ही हैं 1 स्पीकर होता है। हमारा जवाब होगा सी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोलॉग? मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? अ ड्रामेटिक स्पीच, एन इमोशनल स्पीच, अ मोरल स्पीच, अ स्पीच बाय वन पर्सन। तो मोनोलॉग का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात। तो हमारा जवाब होगा डी। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर ओड्स, सोनेट्स, लिरिक्स या फिर एलेजीज। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इनमें से क्या होते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ओड नहीं होती, सोनेट नहीं होती, एलेजी नहीं होती, क्योंकि इन सब पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आप परिचित ही होंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनकी क्या खासियतें होती हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम लिरिक्स कह सकते हैं और लिरिक ही बोलेंगे। हमारा जवाब इसमें सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मोनोलॉग बिलोंग्स टू। जो शब्द मोनोलॉग है उसका संबंध है रोमन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से या जर्मन भाषा से। तो मोनोलॉग शब्द का जो संबंध है वो ग्रीक भाषा से है, इसलिए हमारा जवाब होगा बी। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर, ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो वक्ता होता है शुड बी इन कॉस्ट्यूम, उसको कॉस्ट्यूम पहने हुए होना चाहिए। शुड बी विदाउट कॉस्ट्यूम, उसको कॉस्ट्यूम पहने बिना होना चाहिए। मे बी और मे नॉट बी इन कॉस्ट्यूम, चाहे वो कॉस्ट्यूम चाहे तो पहन भी सकता है और चाहे तो नहीं भी पहन सकता, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है सी।
तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो स्पीकर है वो चाहे तो कॉस्ट्यूम पहन सकता है, क्योंकि जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे करने के लिए उस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम वो पहन सकता है, और चाहे तो नहीं भी पहन सकता, वैसे भी उसको प्रेजेंट कर सकता है। फिर है टेनिसन्स टिथोनस इज़ अ। टेनिसन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। खैर मैंने जवाब ही दे दिया आपको। यहाँ पर अलेगरी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक और नन ऑफ दीज ये ऑप्शंस हैं। तो इनमें से क्या है? टिथोनस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लें तो अच्छा होगा। टिथोनस एक ट्रॉय का राजा था, प्रायम का भाई है टिथोनस, और एक देवी है माइथोलॉजी में, वेस्टर्न माइथोलॉजी में, ऑरोरा उसका नाम है। उसको बड़ा शौक है लड़कों को उठा के ले जाने का, जो खूबसूरत युवा होते हैं उनको उठा ले जाती है। तो ये टिथोनस को उठा ले गई, और जो राजा है देवताओं का, जियस, उसके पास लेकर गई और बोली कि इसको अमर बना दो, क्योंकि मुझे ये पसंद है। और टिथोनस को अमर बना दिया जियस ने। अब ये जो मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन का, उसमें टिथोनस बड़ा परेशान है अपनी इमॉर्टलिटी से, अमरता से, क्योंकि इंसानों को तो एक समय के बाद मरना ही होता है। वो अमरता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि अमर होने की फिराक में हमेशा रहते हैं इंसान, लेकिन अमरता जब उनको मिल जाए ना, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यही टिथोनस के साथ होता है, वो अमर हो जाता है लेकिन अमरता को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और टेनिसन का ये जो पोइम है, इसमें वो रो रहा है, विलाप कर रहा है कि कैसे भी उसकी अमरता जो है, इमॉर्टलिटी, वो समाप्त हो जाए और वो मर जाए, मरना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ टी.एस. इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक। तो टी.एस. इलियट का ये पोएम है, आपके सिलेबस में भी है, इसको अभी मैं पढ़ाऊँगी, वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी इस पर। तो उसकी थीम क्या है? द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, यही थीम है, या फिर वॉन्ट ऑफ एक्शन इन अ मॉडर्न मैन, यानी जो कमी है एक्शन की एक आधुनिक इंसान में, वो है। मीनिंगलेस लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन, एक आधुनिक व्यक्ति का जो अर्थहीन जीवन है, वो इसकी थीम है। इनएक्टिव एंड मीनिंगलेस लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन, यानी निष्क्रिय और अर्थहीन जीवन है एक मॉडर्न व्यक्ति का, आधुनिक व्यक्ति का, वो इसकी थीम है। तो हमारा जवाब है डी, यानी एक व्यक्ति का जो जीवन है वो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है और मीनिंगलेस है, यानी कि अर्थहीन है, यही उसकी थीम है। इसका जवाब हमारा होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक स्पीच इन अ फॉर्म ऑफ अ पोइटिक लिरिक, या फिर अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री, या फिर स्पोकन बाय ओनली वन पर्सन टू अ साइलेंट लिसनर, या फिर अ कंपोजिशन हैव ऑल द एबव मेंशन्ड क्वालिटीज़। तो ये सारी ही क्वालिटीज़ एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में होती हैं, तो हमारा जवाब होगा डी। फिर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, तो मोनो का मतलब 1 होता है, हमारा जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है? पीपल, ड्रामा, स्पीच या फिर इंसिडेंट। तो लोग, हिंदी में तो लोग मीन्स पीपल होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन लोग का जो मतलब है वो होता है स्पीच। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के दूसरे रूप क्या हैं? ये मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में भी बताए थे। सोलिलोकीज, एसाइड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये सोलिलोकीज और एसाइड, ये दोनों ही ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप हैं। ये ड्रामा में कई बार आए हैं। आपने मेरे साथ जितने भी ड्रामा पढ़े हैं, चाहे वो डॉक्टर फॉस्टस हो, ओथेलो हो, मैकबेथ हो, सभी में ये सोलिलोकीज और एसाइड, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, तो इनमें सोलिलोकीज और एसाइड का खूब प्रयोग हुआ है। तो वहाँ यही ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरीके से सोलिलोकी होता है। तो ये क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।